हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पीएन जंक्शन डायोड। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ओके, तो अगर पीएन जंक्शन को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके एंड्स के अक्रॉस दो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ पीएन जंक्शन विद मेटालिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज। इसका जो सिंबल है वो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। इसमें एक एरो होता है सिंबल में जो पी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये एन को रिप्रेजेंट करती है, एंड ये दो टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो अभी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक मेथड को हम बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग एंड सेकंड को बोलते हैं रिवर्स वाइसिंग। ओके, पीएन जंक्शन डायोड कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। फर्स्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड वाइसिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड रिवर्स वाइसिंग। ये बाइसिंग क्या होता है? ठीक है, बैटरी कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसको बाइसिंग बोलते हैं। बाइसिंग की डेफिनेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज कॉल्ड बाइसिंग। ठीक है, अब वन बाय वन पहले हम फॉरवर्ड वाइसिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिवर्स वाइसिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरवर्ड वाइसिंग। ओके, फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होता है, जो पीएन जंक्शन का पी टाइप होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है और दूसरा हमने सर्किट इसका ड्रॉ किया है। ठीक है, फॉरवर्ड वाइसिंग का। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होता है, जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी को और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन को कनेक्ट करते हैं तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन होती है पी से एन की साइड। ओके, और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन होती है एन से पी की साइड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम कर देता है। और जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, और जब डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। इन फॉरवर्ड वाइसिंग विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर बोथ डिक्रीजेस। क्योंकि जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। सिंस वी नो दैट पोटेंशियल बैरियर इज इक्वल टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लेशन लेयर इनटू डी। ओके, तो जब विड्थ ही कम हो गई डिप्लेशन लेयर की तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम कर देता है फॉरवर्ड वाइसिंग में। और जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, ठीक है, क्रॉस करने देता था डिप्लेशन लेयर को, बट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्रॉस नहीं करने देता था। ठीक है, तो जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा, एक्सटर्नल का ज़्यादा होगा इफेक्ट, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो भी डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब डिप्लेशन लेयर एंड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज रिवर्स वाइसिंग। ओके, रिवर्स वाइसिंग में क्या होता है, जो पी टाइप होता है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। ओके, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। इसका हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन किया और सर्किट रिप्रेजेंटेशन किया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि हमने पी टाइप में नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप में हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो इसमें जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एन से पी की तरफ होगा। ओके, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, एन से पी की तरफ। तो इस कंडीशन में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसकी जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को स्टॉप करेगा। ठीक है, डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करने से रोकेगा और माइनॉरिटी को फ्लो होने देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिवर्स वाइसिंग में जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ जाती है और पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। इन रिवर्स वाइसिंग विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर बोथ इंक्रीजेस। और इससे पहले हमने देखा था इन फॉरवर्ड वाइसिंग विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर बोथ डिक्रीजेस। तो ये पॉइंट्स एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, ये कर्व कब ड्रॉ होता है,
जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं, ओके, एंड वोल्टेज की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जो कर्व हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, वी नो दैट इन फॉरवर्ड वाइजिंग लार्ज करंट फ्लोज फ्रॉम P to N रीजन ड्यू टू मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि हमको पता है फॉरवर्ड वाइजिंग में करंट फ्लो ज़्यादा होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो N to P रीजन होती है, और एंड जो फॉरवर्ड वाइजिंग है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन की वजह से होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर पाते हैं P to N रीजन, इस वजह से जो करंट होता है वो फ्लो करता है मैक्सिमम वैल्यू पर फॉरवर्ड वाइजिंग में। ठीक है, एंड जो करंट क्योंकि मैक्सिमम फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम ऑफर्ड होता है फॉरवर्ड वाइजिंग में। हम ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड इन फॉरवर्ड वाइजिंग इज वेरी स्मॉल, इसकी जो वैल्यू होती है नियरली 100 ओम के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने के लिए हमने एक सर्किट रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। इसमें देखो क्या है, एक पीएन जंक्शन लिया है। ठीक है, पीएन जंक्शन का जो पी टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप है उसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। पीएन जंक्शन के एंड्स के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है जो हमको वोल्टेज की रीडिंग देगा अक्रॉस पीएन जंक्शन। इसके सीरीज में एक मिली एमीटर कनेक्ट किया है, क्योंकि फॉरवर्ड वाइजिंग में जो करंट फ्लो होता है सर्किट में वो मिली एम्पियर रेंज का होता है, इसलिए हमने एक मिली एमीटर यहाँ पे यूज किया है। ओके, सीरीज में बैटरी के सीरीज में एक हमने की लगाई है और एक रियोस्टेट लगाया है। ये जो रियोस्टेट है ये पीएन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, कम ज्यादा करेगा उसकी वैल्यू को। ओके, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करें, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को ग्रेजुअली इंक्रीज करें एंड फॉरवर्ड वाइज करंट एंड फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि हमारा जो फॉरवर्ड वाइज करंट है वो मिली एम्पियर में हमने लिया है, ठीक है, एंड जो वोल्टेज है उसको वोल्ट में लिया है। तो अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज को, यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज को, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्योंकि अगर हम 0.2 की बात करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 0.2 है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर सिलिकॉन की बात हो रही है तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है 0.7, ओके, एंड जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है वो होती है 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये जर्मेनियम के लिए ड्रॉ किया है। ओके, तो अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू 0.2 वोल्ट रखते हैं तो उस कंडीशन में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो कम रहता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, तो जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, एक्सटर्नल की कम है, तो उस कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिप्लेशन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिप्लेशन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ऐसे ही अगर हम 0.4 कर देते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है एक्सटर्नल से, और उस कंडीशन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, यानी कि करंट की वैल्यू 0 रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, एक वैल्यू ऐसी आती है जिसमें एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट या फिर इससे ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम 0.7 वोल्ट कर देते हैं सिलिकॉन के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू, तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा आती है, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो सडनली डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करने लगते हैं। ओके, एंड करंट की वैल्यू अब सडनली इंक्रीज होने लगती है। तो इस वोल्टेज को जिसके बाद सडनली इंक्रीज होता है करंट, उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। इसको ग्राफ में हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ओके, नी वोल्टेज। और ये जो ग्राफ बनता है फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यूज कर ड्रॉ करते हैं। अगर हम बात करें रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है अभी, तो उसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, बिकॉज उसमें हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं बैटरी की। ओके, नेक्स्ट इज रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, ये क्या होता है, जब हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स वाइज मोड में होता है एंड हम रिवर्स वाइज वोल्टेज एंड रिवर्स वाइज करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उस कर्व को हम बोलते हैं रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, सिंस वी नो दैट इन रिवर्स वाइजिंग स्मॉल करंट फ्लोज फ्रॉम N to P रीजन ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि हमको पता है रिवर्स वाइज की कंडीशन में जो स्मॉल करंट फ्लो होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो N to P रीजन होती है। फॉरवर्ड वाइजिंग में P to N होती है, बट रिवर्स वाइजिंग में N to P रीजन हम करंट फ्लो होता है। ठीक है ना,
और उसका जो रीज़न होता है, उसका जो कॉज होता है वो होता है ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टू पी रीजन शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड भी क्या करता है, सपोर्ट करता है रिवर्स बाइसिंग में, तो एक्सटर्नल फील्ड एंड इंटरनल फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। उस कंडीशन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही स्मॉल करंट फ्लो होता है एन टू पी रीजन, ओके, क्योंकि करंट बहुत कम फ्लो होता है। दैट मीन्स रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का बहुत ज़्यादा होता है, ओके। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इन रिवर्स बाइसिंग इज वेरी लार्ज, नियरली 10K ओम, 10K ओम, दैट मीन्स 10,000 ओम, ओके, 10,000 ओम। रिवर्स बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने के लिए हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है, ठीक है। इस सर्किट में हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, उसका जो पी टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो इसका एन टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। पीएन जंक्शन के एंड्स के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट है, और इसके सीरीज में एक माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया है हमने, क्योंकि रिवर्स बाइस में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, इस वजह से हमने एक माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया है, ओके। एंड एक रियोस्टेट भी हमने यूज़ किया है सर्किट में। ये जो रियोस्टेट है वोल्टेज को रेगुलेट करेगा पीएन जंक्शन के अक्रॉस, यानी कि उसको कम ज़्यादा करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू को। अब रिवर्स बाइसिंग जो कर्व है, रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस की बात करें तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया था फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व, बट रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, बिकॉज हमने पोलैरिटी चेंज कर दी है। पहले पी को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया था, बट इन रिवर्स बाइस हमने पी टर्मिनल को नेगेटिव से एंड एन टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पोलैरिटी चेंज कर दी हमने वोल्टेज की, ठीक है। इस वजह से हम थर्ड क्वार्टर में इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है कि जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करें, यानी कि वोल्टेज वर्सेस करंट कर्व ड्रॉ करते हैं, तो करंट को ऑलवेज वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करना है और वोल्टेज को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, ओके। अब क्योंकि रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम डायरेक्शन होती है, ओके, फ्रॉम एन टू पी होती है, ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, तो हमें इस करंट की स्मॉल वैल्यूज मिलती जाएगी हर बार, ठीक है, करंट की स्मॉल वैल्यू मिलती जा रही है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज करंट की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी। रिवर्स करंट जो है जो कि माइक्रो एम्पियर में है, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में तो हमें बहुत कम मिलेगी, बट एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम बोल रहे हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, उस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है रिवर्स करंट की, ओके। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, जब हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमें एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ओके, क्योंकि E एंड EI दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर, कोवैलेंट बॉन्ड जो हैं पीएन जंक्शन में, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पे फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा उस कंडीशन में, क्योंकि F इज इक्वल टू QE फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, और जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो फोर्स भी लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेगा, ओके। दैट मीन्स जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और हमको जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा तो दो पी रीजन में भी मिलेगा और एन रीजन में भी मिलेगा, ठीक है। तो एन रीजन में भी हमको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे, और पी रीजन में भी हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब मिलेंगे तो उस कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ओके। तो इस वजह से एक वैल्यू के बाद, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू जब इंक्रीज करते जाते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो रिवर्स बाइस करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो ये था हमारा रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेक डाउन मैकेनिज्म इन पीएन जंक्शन डायोड, ओके। तो अगर बात करें ब्रेक डाउन मैकेनिज्म की, तो ब्रेक डाउन जो पीएन जंक्शन का होता है वो ओनली रिवर्स वाइस में होता है, ओके। तो अगर कभी भी ब्रेक डाउन मैकेनिज्म की बात आ रही है, ब्रेक डाउन की बात आ रही है पीएन जंक्शन डायोड में, तो हम रिवर्स वाइस कंडीशन लेते हैं, ओके। रिवर्स वाइस में क्या होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ओके, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है N to P। तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। अब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है उन पर जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है फोर्स की वैल्यू फॉर्मूला होता है F = QE। ओके, जब कोवैलेंट बॉन्ड पर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो फ्री ब्रेक हो जाएंगे, और जब वो ब्रेक होंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन होल पेयर P रीजन में भी मिलेंगे और N रीजन में भी मिलेंगे। तो हमको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे P रीजन में भी N रीजन में भी। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं रिवर्स बायस की कंडीशन में तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तो जिस वोल्टेज पर, ठीक है, ये ब्रेक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होना स्टार्ट होंगे, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इस फिनोमिना को बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीजिंग एज अ पर्टिकुलर वोल्टेज, the reverse bias current suddenly increased to a large value due to breaking balance bonds। ओके, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर रिवर्स बायस करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाती है। ओके, और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ब्रेक डाउन ऑफ डायोड एंड द वोल्टेज एट विच इट अकर्स इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, ये जो ब्रेक डाउन होता है पीएन जंक्शन डायोड का, जो ब्रेक डाउन की मैकेनिज्म होती है या जो ब्रेकडाउन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जेनरल ब्रेकडाउन और दूसरा होता है हमारा एवलांच ब्रेकडाउन। ये जेनरल ब्रेकडाउन क्या होता है, देखो, फर्स्ट इज जेनरल ब्रेकडाउन। इफ पीएन जंक्शन डायोड इज हेविनली डोप्ड, अगर हेविनली डोप्ड है, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी जो विड्थ होती है बहुत कम होती है। इफ पीएन जंक्शन डायोड इज हेविनली डोप्ड देन डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड इज थिन। जब डिप्लेशन लेयर थिन होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो हमें बहुत कम एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए होगा ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, एंड अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग हाई पोटेंशियल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, क्योंकि अगर डिप्लेशन लेयर थिन होगी तो हम थोड़ा सा ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करते हैं तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस बॉन्ड्स आर डायरेक्ट ब्रेक एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बिकम्स फ्री। दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जेनरल ब्रेकडाउन। यानी कि जेनरल ब्रेकडाउन में क्या होता है, हेवीली डोप्ड होते हैं P रीजन भी और N रीजन भी। ओके, जब P रीजन और N रीजन दोनों हेवीली डोप्ड हैं तो उस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर थिन होती है और हमें एक बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है ब्रेकडाउन के लिए। ओके, इस कंडीशन को हम बोलते हैं जेनरल ब्रेकडाउन। नेक्स्ट इज एवलांच ब्रेकडाउन। सेकंड इज एवलांच ब्रेकडाउन। ओके, देखो, अगर पीएन जंक्शन डायोड कम डोप्ड करें, हम दोनों तरफ डोपिंग जो कम हो, यानी कि पी जंक्शन को भी कम डोप करें और डोपिंग एन जंक्शन में भी हम कम रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो डिप्लेशन लेयर है वो काफ़ी थिक होती है और उस कंडीशन में हमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की नीड होती है ब्रेकडाउन के लिए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज लो देन डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड इज थिक and large potential difference is required for breakdown of covalent bonds. This is called avalanche breakdown. Okay. Next topic is diode resistance. Because diode एक semiconductor device है और जितनी भी semiconductor devices होती हैं उनका जो resistance होता है वो constant नहीं होता है. Okay. constant इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो non-ohmic devices होती हैं. non-ohmic devices means इनके लिए अगर हम VI कर्व ड्रॉ करें, I वर्सेस V कर्व ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ठीक है ना। तो क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो इसके लिए भी जो VI कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ओके, सेमीकंडक्टर डायोड दैट इज पीएन जंक्शन डायोड इज अ नॉन ओमिक डिवाइस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज ऑफ टू टाइप्स। इसका जो रेजिस्टेंस होता है दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड सेकेंड इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस को डीसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और डायनेमिक रेजिस्टेंस को AC रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, अब इनकी फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टैटिक रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है RDC इज इक्वल टू V/I एंड जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है RAC इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट। ओके, अब इनको फाइंड कैसे करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं I वर्सेस V,
क्योंकि ये नॉनोमिक डिवाइस है तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, एक कर्व आएगा। इस कर्व में अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं या रेशियो निकालते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हम V एंड I का रेशियो निकालते हैं तो वो हमें मिलता है स्टैटिक रेजिस्टेंस। और अगर एक इंटरवल, एक पॉइंट हमने फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ऊपर कहीं ले लिया कर्व पे, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन करंट का रेशियो लेता हूं तो वो जो रेशियो है वो रिप्रेजेंट करता है डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द पी जंक्शन डायोड। ओके, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई टॉपिक आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।